नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन ये जो टायरनी ऑफ मेजॉरिटी होती है और डेमोक्रेसी होती है, इसमें बहुत बारीक सा फ़र्क होता है। बारीक से एक लाइन होती है जिसकी बुनियाद पर ये दोनों चीज़ें आसमान और ज़मीन की तरह एक दूसरे से फ़र्क रखती हैं। यानी टायरनी ऑफ मेजॉरिटी मार्शल लॉ से भी बुरा कहा जाता है। ये वो निज़ाम है और बारीक सी एक लाइन होती है। मैं इस पे, क्योंकि मौजू इस वक्त नहीं है वरना मैं इस पे डिटेल पे जाता, लेकिन इसी से रिलेट करते हुए एक आईनी हुकूमत, जमहूरी हुकूमत, अवामी हुकूमत, जायज़ हुकूमत और एक नाजायज़ हुकूमत, गैर मकबूल हुकूमत, गैर आईनी हुकूमत में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन बारीक सी लाइन होती है। वो किस तरह कि जब मुल्क के अंदर आइन के मुताबिक आइनी इदारे इलेक्शन कराते हैं और इलेक्शन में मुख्तलिफ सियासी जमातें उस इलेक्शन प्रोसेस से गुजर कर इलेक्शन के दिन जाती हैं और अवाम अपने अपनी पसंद की जमातों को वोट देते हैं, और जब साफ और शफाफ इलेक्शन की बुनियाद पर, अवाम की वोटों की बुनियाद पर, तायीद पर जो हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आती है, उसे आईनी हुकूमत कहते हैं। एक तालिब इल्म के हैसियत से मैं इतना ही जानता हूँ। और अगर कोई ऐसी हुकूमत आती है जो इलेक्शन प्रोसेस से तो पूरा गुजरती है, एक आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे तमाम जो प्रोसेस के जितने भी तरीक़ेकार होते हैं उससे गुजरती है, लेकिन एंड इलेक्शन के दिन अवाम के वो वोट चोरी कर लिए जाते हैं, वो वोट छीन लिए जाते हैं, वो वोट दफन कर दिए जाते हैं और गैर मकबूल जमात हुकूमत का हिस्सा बन जाती है या बना दी जाती है, तो उसे गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर अवामी हुकूमत कहा जाता है। इस इशू के ऊपर बात करेंगे। और एक और चीज़ कि ये जो हाइब्रिड वॉर है, बहुत का तस्करा हो रहा है। आइन में इख्तलाफ राय की इजाज़त है, आइन में गुंजाइश है कि आप अपने राय का इजहार करें, और अगर कोई इदारा हो, कोई शख्सियत हो, कोई हुकूमत हो, कोई अपोजिशन हो, कोई भी हो, अगर वो अपने फ़राइज़ सही तौर पर अदा नहीं कर रहा है और उससे इख्तलाफ राय रखा जाता है, उस पर सख्त तनकीद की जाती है, मुस्बत और इस्लाही तनकीद की जाती है, तो क्या ये भी हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है? ये चंद बातें हैं जो आज हम अपने मेहमानों से करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाज़रीन, और हमने इसलिए 2 गेस्ट रखे हैं और बहुत ज़रूरी है कि दोनों मेहमान अपने व्यूवर्स को ये चीज़ बता सकें जो हम लाना चाहते हैं आज। मेरे साथ हैं जनाब कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, सदर वस्ती पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ हैं। दूसरे पे हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग फंक्शनल। आपका ये शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। कायरा साहब आपके पास आता हूँ पहला सवाल लेके, और वो ये है कि सर एक आईनी हुकूमत अवाम, सर ये बहुत अहम आजकल बहस का हिस्सा है कि एक आईनी हुकूमत और गैर आईनी हुकूमत में क्या फ़र्क है, और मौजूदा जो पीटीआई की हुकूमत है सर, वो किस हद तक आईनी हुकूमत है, ये भी सर। और तीसरा ये कि एक गैर आईनी हुकूमत को सपोर्ट करना, उसको वक्त देना कितना आईनी इक़दाम होगा सर, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब शुक्रिया। पहली गुजारिश ये है कि आईनी हुकूमत तो वही है जो आइन के तहत बनी है, और आइन क्या कहता है कि 1 मैन 1 वोट के तहत आज़ादाना इंतखाबात कराए जाएं, आज़ादाना फिजा में इलेक्टोरेट को अपनी राय देने का, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन से बाद रियासती मशीनरी का कोई इस्तेमाल किसी जमात के हक में ना हो,
ये आइन कहता है। और कोई रियासती इदारा सियासी अमल के अंदर, खासतौर पे सिक्योरिटी इदारे, किसी भी रियासती अमल, किसी इलेक्शन प्रोसेस में या सियासी अमल में हिस्सा ना लें। अगर हमारे यहाँ हम इस क्राइटेरिया को सामने रख के देखें तो हमारे यहाँ तो बड़ी वाज़ेह तौर पे मदाखलत भी मौजूद है, जमातें भी तोड़ी जाती हैं। अब तो अदलिया ने कह दिया कि नैब का वो इदारा है जो सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जमातें तोड़ी जाती हैं, जमातें बनाई जाती हैं, हुकूमतें गिराई जाती हैं इसके जरिए। तो नैब खुद तो नहीं करता, उसका ऑब्जेक्टिव तो नहीं होता, नैब तो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो कोई तो है जो उसे इस्तेमाल करता है, और वो कौन है वो आप भी जानते हैं, दुरानी साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारा पाकिस्तान जानता है। उनके बारे में तो बाकायदा अदालतों के फैसले भी मौजूद हैं, एक स्ट्रगल भी मौजूद है, प्रोग्राम भी मौजूद है, सहाफत के अंदर भी बहुत कुछ। सो वो रोज़े रोशन है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाब हुए? आंसर इज नो। क्या पाकिस्तान के अंदर बगैर मदाखलत के सियासत हुई? आंसर इज नो। क्या इस वक्त जो हुक्मरान जमात है वो इलेक्शन खुद अपने तय जीती या उनके साथ लोगों ने ज्वाइन किया या लोग उनके साथ जोड़े गए? इसी तरह अगर ये हो कि जी इस हुकूमत का जो अलायंस है वो ये खुद इन्होंने बनाया, तो आंसर इज नो। तो जो भी मदाखलती अमल है वो इनकी आईनी हैसियत के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। अब मैं ये तो नहीं कहता कि ये जमहूरी तरीके से नहीं आई, लेकिन ये ऐन आईनी अमल के जरिए नहीं आई, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन हमने भी इस जैसी तैसी हुकूमत को कबूल इसीलिए किया कि मुल्क के अंदर जो हालात हैं, आपने ऑब्जेक्टिव कंडीशंस के अंदर भी रह के पॉलिटिक्स और जमहूरियत को चलाना है। एकदम अब सारे जो आइडियलिज्म के कवानीन हैं या उसके जो पैरामीटर्स हैं, आप उसके ऊपर नहीं खड़े हो सकते। लिहाजा हमने ये फैसला किया, बावजूद हमारे कुछ साथियों का इसरार था कि आप असम्बलियों में ना जाएं। हमने कहा कि नहीं, असम्बलियों में चलें और ये प्रोसेस चले तो आस्ता आस्ता इस प्रोसेस से चीजें साफ होती जाएंगी। लेकिन मदाखली अमल जो है वो इस कदर बढ़ गया है कि अब पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामानी प्रैक्टिस भी अगर इसी तरह कुछ इदारों के लोग बैठ के चलवाना चाहें और बहुत ज्यादा मदाखलत का अमल खुलता चला जाए, तो ये जमहूरियत की भी नफी है, इस पार्लियामानी निज़ाम के भी खिलाफ है और बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। इसलिए हमने ये पुरअमन सियासी जद्दोजहद का भी आगाज किया कि इस मुल्क के अंदर जो हुआ माजी में हुआ, आज भी हो रहा है, लेकिन आज से ऑनवर्ड ही सही ये जो सियासत के अंदर मदाखलत का अमल है, ये जो एजेंसीज का खेल है, ये बंद हो जाए। आजादाना वोट देने का हक दिया जाए लोगों को, उसमें मदाखलत ना हो। लोगों से अपील की जाए कि आप अहल और काबिल लोगों को चुने जिसको वो वोट दें, और फिर आइन के अंदर दर्ज जो तरीकाकार है इदारों के इख्तियारात का, उसमें रहते हुए वो काम करें। क्योंकि डॉक्टर साहब, दुनिया सारी में जो आज कामयाब दुनिया है जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं, उसमें यही असलूब है। वो अपने मुल्क को चलाने के लिए, इवन अपने इदारों को, अपने कारोबार को, अपने घर को चलाने के लिए भी आप किसी ज़ाब्ते, किसी कायदे, किसी कुलिये, किसी दस्तूर के तहत चलते हैं, और मुल्क तो खास तौर पे, और उस दस्तूर के तहत चल के ही आप वो निज़ाम खड़ा करते हैं जिसके जरिए आप अपने मुल्क के अंदर बसने वाले लोगों को सिक्योरिटी देते हैं, उनको रोजगार देते हैं, उनको इलाज और सेहत की सहूलतें, तालीम की सहूलतें देते हैं, और बाकी वो का सारा काम जो रियासत का होता है वो तब पूरा होता है। तो अगर हम वो नहीं कर पा रहे तो उसकी वजूहात क्या है? अगर हम मुसलसल तनज़ली का शिकार हैं तो वजह क्या है कि हम इत्तेफाक राय से बने आइन पे नहीं चल रहे, हम दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल नहीं कर रहे। यही हमारी एक स्ट्रगल और कोशिश है कि हम सबको मिलके इस मुल्क के अंदर वो आईनी हुकूमत कायम की जाए, बगैर मदाखलत के इंतखाब हो, और एजेंसी या हमारे जो इदारे हैं इनकी सियासत में मदाखलत खत्म हो जाए। फिर सियासी जमातों के ऊपर एक दबाव होगा कि वो ठीक लोगों को वोट दें, वो ठीक लोगों को कैंडिडेट खड़ा करें, और वो अपने किरदार को दुरुस्त करें, उनके हाँ अगर खामियां हैं तो वो दूर करें, तब जाके हम किसी बेहतरी की तरफ चल सकते हैं। वरना दुनिया का तजुर्बा जो है नोन, वो तो ये है कि आप इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। जी, मैं मोहम्मद अली दुरानी साहब की तरफ यही सवाल लेके आता हूँ। इससे पहले मैं ज़रा हाइब्रिड की तरफ, हाइब्रिड वॉर की तरफ जाऊँ, पहले एक सवाल इससे रिलेट कर लेते हैं कि सर, जिस तरह मैंने एक सवाल किया था कि आईनी हुकूमत किस तरह होती है और फिर किस तरह बनती है,
और मौजूदा जो हुकूमत है, पीटीआई की जो हुकूमत है, क्या ये आइनी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है, अवामी हुकूमत है? और अगर सवाल जवाब है कि ये लोग जिस तरीके से इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, तो क्या सिलेक्टेड हुकूमत आइनी हुकूमत होती है? और अगर ऐसी कोई हुकूमत बना दी जाए या बन जाए तो उसको किस हद तक सपोर्ट करना आइनी इक़दाम होगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये जो सवाल इस वक्त ज़ेरे गुफ्तगू है, ये बहुत ही अहम सवाल है। मैं इसको इमीडिएटली इसके अगले हिस्से पे पहुंचते हुए मैं ये कहता हूं कि एक हुकूमत किस तरह आई, इस पे तो बहुत से सवालात हो सकते हैं। हर हुकूमत के आने के ऊपर सवालात उठते रहते हैं, लेकिन उससे बड़ा जो टेस्ट होता है आने वाली हुकूमत का कि उसका अपना कंडक्ट कैसा है। क्या वो एक जमहूरी हुकूमत की तरह काम कर रही है? जुनेजो साहब की हुकूमत एक गैर जमाती बुनियादों पे आई हुई हुकूमत थी, लेकिन उसकी बहुत सी ऐसी रवायात थी जिन्होंने आगे चल के अपने आप को साबित किया। इस लिहाज से मौजूदा हुकूमत का जो सबसे बड़ा उस पे उठने वाला सवाल है कि वो उसका जो रवैया है इस वक्त और उसका जो बिहेवियर पैटर्न है इस वक्त, उसको देखते हुए आपको जमहूरियत पे भी शर्मिंदगी होती है और आपको मुल्क की हुकूमत के फहम, फरासत और उसकी अहलियत पर भी बहुत से सवालात उठते हैं। मैं इस वक्त अगर ये कहूं कि गुज़श्ता एक रोज पहले जो आर्मी चीफ ने तकरीर की कैडेट उसमें उसके अंदर काकूल के अंदर, उन्होंने जिस चीज पे बार बार इसरार किया वो ये था कि मुकम्मल जवाबदेही के जज्बे से कौम और आइन की मुहाफिज है और किसी सूरत में भी आइन और पाकिस्तान के कौमी मफाद तमाम मामलात में हमारे रहनुमा हैं। वक्त है कि मुत्तहिद होकर अपनी तमाम सलाहियतों को बुरुए कार लाकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करें। अब ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो आर्मी चीफ को देनी पड़ रही हैं और इससे आगे बढ़ते हुए उन्हें यह करना पड़ रहा है कि भाई माशी तौर पर खुद मुख्तार और नजरियाती तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान जो है वही वक्त की जरूरत है। और इस वक्त हमें सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम अपने इख्तलाफात को पसे पुश डालते हुए इत्तेहाद की फिजा पैदा करें। मतलब यह है कि आपके वो कौमी इदारे जिनकी आप हमेशा टेक लेके और जिनकी पीछे छुप के आप ऑपोजिशन पे हमला करते हैं, हत्ता कि अब उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा जी कि ये जो टकराव की कैफियत है ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और आर्मी के बारे में उन्होंने जवाब ये कहा कि हम मुकम्मल तौर पर आइन, कानून और अवाम के सामने जवाब दें। कुछ आगे एक हुकूमत अपने आप को किसी भी जवाबदेही से बालातर समझे तो मैं समझता हूं कि ये बुनियादी तौर पर एक हुकूमत का आइन। और ये भी मैं आपको बिल्कुल वाजे कर दूं कि एक स्टेटमेंट आज अखबारों में लगी कल कि जी मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहला जुमला तो नहीं लगा। वो तो उन्होंने कहा था कि हम आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मतलब यह है कि ऐसी सिचुएशन में जो सूरत हाल बन रही है उसके अंदर मौजूदा हुकूमत को अपने रवैये को विजिट करना चाहिए और मौजूदा सर मेरा सवाल है, मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगा मोहम्मद अली दुरानी साहब, मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगा। जब ये सवाल आता है तो हम अवाम हैं, हम लोग तालिब इल्म हैं, हम आप जैसे उस्ताद से सुनना चाहते हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग आपको सुन रहे होंगे, देखेंगे। मुझे ये बताइए, जाहिर है कि मुंतखब हुकूमत, तो मेरा यही तो सवाल है सर कि आइनी और मुंतखब हुकूमत, क्या मौजूदा हुकूमत एक आइनी और मुंतखब हुकूमत है? ये तो आइन का तकाजा है, ये तो आइन का तकाजा है कि जब कोई हुकूमत मुंतखब हो जाए अवाम के वोटों से, साफ और शफाफ इलेक्शन के बाद, तो जितने भी आईनी अदारे हैं उनके मातहत होते हैं, उनका हुक्म मानना उनका फर्ज है। मैं तो यहां सवाल ये पूछ रहा हूं कि उन्होंने भी ये जिक्र किया मुंतखब हुकूमत, तो मुझे ये बताइए कि क्या ये जो मौजूदा हुकूमत है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये आईनी और मुंतखब हुकूमत है। देखिए सर, अगर इसको आईनी हुकूमत कह लें या इसको गैर आईनी हुकूमत कह ले, लेकिन जो चीज इस वक्त
अहम है वो ये है कि इसका कंडक्ट जो है वो गैर आईनी है। ये अपनी हदूद से निकल के तजावुज करते हुए आइन की बेखुनी कर रही है। ये अपने हदूद से इन्हें आइन का और अच्छी हुकूमत देने की जो इनकी जिम्मेदारी है, अवाम को सही हुकूमत का जो डिलीवरी का सिस्टम है वो देना इनकी जिम्मेदारी है। ये तो मुंतखब होना इंपॉर्टेंट नहीं है मोहम्मद अली दुरानी साहब, मुंतखब होना जरूरी नहीं है। आप किसी का हक मार के, अवाम ने वोट दिया है आपको, अवाम ने वोट दिया है आपको, मैंने कायरा साहब को हुकूमत दे दी है सर, तो ये मुंतखब हुकूमत है, ये हक है सर। हमने तो आइन की भी खिलाफ वर्जी कर दी, वोट को भी इज्जत नहीं दिया, अवाम जो ताकत का सरचश्मा है, जो सब कुछ है, हमने उनके साथ भी ज्यादती कर दी। तो ये अब ऐसी हुकूमत आ जाए और वो फिर गैर जमहूरी तरीके से चले और गैर आइनी तरीके से चले, तो ये तो एक अलग सिलसिला है। आइनी हुकूमत भी डिलीवर नहीं कर पाती है, ये भी मौका आता है, लेकिन सर मुंतखब होना यहाँ सवाल है सर। इस पर जरा से कमेंट्स करें, मैं कायरा साहब की तरफ जाऊंगा फिर। देखिए, मेरा इसके बारे में जी बड़ा क्लियर सा कमेंट है कि अगर इवन मुंतखब हुकूमत भी डिलीवर ना करे तो वो भी अपने मुंतखब करने वालों का एतमाद अगर खो दे तो वो वक्त से पहले भी अपना हक हुकूमत खो देती है। इनके बारे में जो सवालात हैं, इनके बारे में जो मुकदमात हैं, इनकी फंडिंग से लेके इनके जितने भी इश्यूज हैं वो अदालतों के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं। किसी हुकूमत को अगर ख़त्म करना है तो उसका अख्तियार या अवाम के पास है या पार्लियामेंट के पास है और या अदालत के पास है कि वो उसके किसी कंडक्ट के ऊपर उसको क्वेश्चन कर सकती है। ठीक है। इस वक्त ये है कि पार्लियामेंट भी इनफेक्टिव हुई पड़ी है और इस वक्त जो है ऑपोजिशन ने जो अपना एक रोल अदा करने का फैसला किया है वो अवाम तक जा रहे हैं, जो उनका राइट है, और वो किसी न किसी रिजल्ट तक यकीनन पहुंचेगा। ठीक है सर, मैं जरा कायरा साहब की तरफ आता हूं। कायरा साहब, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान अपने मुकाम का तायुन करेगा, यानी पाकिस्तान उस जगह पे जाएगा जहां पाकिस्तान खुशहाल होगा, मुस्तहकम होगा। मेरा आपसे सवाल है, आप सियासतदान हैं, मैं तालिब इल्म हूं, अवाम का एक नुमाइंदा बन के सवाल कर रहा हूं। 73 साल हो चुके हैं सर, हालांकि आपने कुछ चीजें बताई हैं अपने पिछले स्टेटमेंट में भी, लेकिन फिर सवाल कर रहा हूं ताकि अवाम इसको क्लियर कर सकें। 73 साल में पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान क्यों नहीं खुशहाल हुआ, क्यों मुस्तहकम नहीं हुआ, क्यों अपनी उस जगह का तायुन नहीं कर सका आज तक? क्या कहेंगे कायरा साहब? डॉक्टर साहब, बहुत एक लंबी सी बहस है, मैं कोशिश करता हूं उसको सम अप करने की, लेकिन सवाल यह है कि ये हुकूमत स्ट्रिक्टो सेंसो आइन के तहत बनाने की कोशिश तो की गई है। एक होता है आईनी दायरा कार के अंदर ठोसना, हाँ इलेक्शन हुए, आइन कहता है इलेक्शन होने चाहिए, मुदाखलत के साथ हुए, हाँ मुदाखलत के साथ हुए, लेकिन जिन्होंने मुदाखलत की वो कहते हैं नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन कहते हैं नहीं हुई, अदालतें भी इस पे खामोश, हमने भी कहा चलो सरफ नजर करो। तो स्ट्रिक्टो सेंसो तो आइन के मुताबिक नहीं है, लेकिन एक आईनी जवाज पूरा करने की कोशिश की गई है, इत्माम हुज्जत किया गया, ये जरूर समझ लीजिए। उस नतीजे में जो हुकूमत बनी है, जमहूरी हुकूमतें नहीं बनती, फाशिस्ट भी इलेक्शन के जरिए आते हैं, वो अपने कंडक्ट से फाशिस्ट बनते हैं और फिर एवोल्यूशन होता है ना, जमहूरी अमल एवोल्यूशन के तहत चलता है। और नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम से किसी ने सवाल किया कि नवाबजादा साहब ये क्या है, आप जमहूरियत, आप कहते हैं जमहूरियत का पौधा जड़ नहीं पकड़ रहा, और आप फिर जमहूरियत डिरेल होती है, फिर आप हाल कराने चल पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा भाई होता यह है कि हम एक नन्हा सा पौधा लगाते हैं, उसको पानी वानी देते हैं, गोडी वोडी करते हैं, वो थोड़ा सा चलता है, और उसके बाद कोई आता है ताकतवर और आके उस पौधे को जड़ से पकड़ के उखाड़ के देखता है कि इसने जड़ पकड़ी है कि नहीं, कहता है, फिर एक नया अमल शुरू हो जाता है। तो ये एक तसलसल का काम है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये हुकूमत बुनियादी तौर पे एक जमहूरी हुकूमत नहीं है। इसके कॉन्डक्ट से आप इसके जो फाशिज्म के सारे पैरामीटर्स हैं, मसलन नंबर 1 कि वो अपने दुश्मनों को, अपने मुखालफों को दुश्मन समझता है और कौम के सामने उनको दुश्मन जान और दुश्मन मुल्क साबित करना चाहता है। ये फाशिज्म का खास उसूल है। फाशिज्म आजादियां सलब करता है, अदालतों की आजादियां, पार्लियामान की आजादियां,
अपने मुखालफिन को बोलने की राय इस पे कदगने लगाता है, वो प्रोपेगेंडे के जरिए लोगों को ह्यूमिलेट करता है और अल्टीमेटली सरकारी इदारों के ऊपर कब्जा करके जबर के जरिए हुकूमत करता है। वो डिलीवरी बिलीव नहीं करता, वो प्रोपेगेंडे के ऊपर बिलीव करता है। लिहाजा अगर आप गौर करें तो ये सारे क्राइटेरिया जो हैं खान साहब के ऊपर पूरे, उनकी हुकूमत के ऊपर पूरे उतरते हैं। अब अर्ज ये है कि इस हुकूमत को ये जैसी भी है ये चलेगी तो इससे कोई बेहतरी का सामान पैदा होगा। हमने कोशिश की कि ये हुकूमत चल पाए, आगे बढ़े। आपका जो बार बार सवाल है ना कि क्या ये आईनी हुकूमत है, ये आईनी हुकूमत उस तरह नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये एवोल्यूशन में चले। आईनी इत्माम हुज्जत तो है ना, सीधा मार्शल तो नहीं लग गया। आज अपोजिशन की जमातें अगर इकट्ठे होकर ये बात कर रही हैं कि इस मुल्क के अंदर मुदाखलत के बगैर इंतखाब होने चाहिए, सियासत के अंदर इदारों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, पार्लिमान को और सियासी अमल को इंडिपेंडेंटली चलना चाहिए, जिस तरह फौज के इदारे के अंदर सियासतदानों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, इसी तरह अदलिया के अंदर फौज और सियासतदानों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। बैन ही सियासत के अंदर इन दोनों इदारों या किसी और इदारे की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सबके अपने अपने स्फीयर्स हैं। अब अर्ज यह है कि खान साहब का जो कंडक्ट बना हुआ है वो असल में, आपने सवाल किया ना कि 73 साल से ये क्यों नहीं हुआ। हमारे खित्ते में जो हमारे पुराने आका थे ना जी, उन आकाओं के जाने के बाद उनका जो बड़ा इदारा था वो तो हमारे फॉरेन रूलर्स थे ना। उनका इदारा था ताकत का फौज और दूसरा था एडमिनिस्ट्रेशन। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारे पास आ गई और आज भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया, उनकी तालीमी और उनका जो प्रमोशनल प्रोसेस है वो सारे का सारा हाकमाना है, वो खादमाना नहीं है। आज भी हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर होते हैं, ये सरकारी मशीनरी सारी साहब बहादुरों पे मुश्तमिल है। और फौज के अंदर भी जो रवैया है वो पाकिस्तान के अवाम की खादम फौज नहीं है, वो हाफिज है। वो हाफिज अपनी जगह है, वो अपना काम करेगी, लेकिन उनके अंदर हाकमियत का रवैया है, इदारे के अंदर हाकमियत का रवैया है। इसको रेगुलर, और हमारे मुल्क होना क्या था कि अगर हमारे यहाँ जमहूरी प्रोसेस चलता, आइन बना दिया जाता और आइन के तहत मुल्क को चलाते, सूबों को उनके हकूक मिलते, तो हमारे इदारों को सियासी इदारों के अंदर काम करने की आदत पड़नी थी। वो आदत नहीं पड़ रही, वो उनके रवैये में वो फर्क तो तब्दीली नहीं आ रही। और उसके लिए अब जरूरी है, और ग्रेजुअली ओवर द इयर्स हमारे इदारे जो हैं अदलिया और सारे मिलके, इनके साथ ये हुआ कि पॉलिटिकल प्रोसेस और कमजोर हो गया। सियासी जमातों को बार बार तोड़ के नई जमातें बना के सियासतदानों को एक जवाब दे दिया गया कि हम क्या करें। वरना अगर सियासतदान जनरली काम ना करते या गलत कारी करते तो लोग उनको मुस्तरद करते। जब तक लोग मुस्तरद ना करें, अवामी मैंडेट का अवामी एहतसाब ना हो, ये सरकारी एहतसाब, सो कॉल्ड एहतसाब या किसी मार्शल लाई हथकंडे से या पीछे बैठे हुए अगर आप हुकूमतें चलाना चाहें डोरियां हिला के, तो वो पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, उससे कभी भी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हो पाएगा, खुशहाल नहीं होगा, मुस्तहकम नहीं होगा पाकिस्तान। ठीक है सर, मैं एक छोटे से ब्रेक में जाऊंगा फिर मदली साहब की तरफ, लेकिन एक छोटी सी इल्तिजा करता हुआ जाता हूँ, और वो इल्तिजा बहुत ही अहम है। कौम की इल्तिजा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि चीफ जस्टिस साहब, इस पाकिस्तान में जितने भी लोग चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, मनी लॉन्डर हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, बिला इम्तियाज आप उनको फांसी पे लटकाइए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब, इंसाफ के तकाजे जरूर पूरे कीजिए। एक फॉरेन फंडिंग केस है, वो 6 साल से आपकी तवज्जो और कौम उसको बार बार उठा रही है, और आपके नाक के नीचे एक बहुत बड़ा इंसाफ इंतजार कर रहा है। सबको फांसी दे दीजिए, लटका दीजिए चोरों, डाकुओं, लुटेरों को, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस का मेरिट पे फैसला चीफ जस्टिस साहब करवा दीजिए। ये इख्तियार आपका है। जब तक आप इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, ये इलेक्शन कमीशन इसका कभी फैसला नहीं करेगा, और इससे इंसाफ के तकाजे फिर कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपकी तरफ एक अहम सवाल लेके आता हूँ, और वो ये है कि सर आपके नज़दीक हाइब्रिड वॉर क्या है सर?
क्योंकि ये सवाल भी उठता है कि पाकिस्तान का आइन बल्कि इंटरनेशनली भी इजहार राय की आज़ादी होती है, इख्तिलाफ राय की आज़ादी मौजूद है, तनकीद, मुस्बत तनकीद, ये हक़ है सबका। इसको किस तरीके से आप प्रोपेगेंडा या हाइब्रिड वॉर से अलग करेंगे सर, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, मैं चंद बातें करने जा रहा हूं जिसको आप ज़रा तवज्जो देंगे, कायरा साहब के लिए भी बहुत अहम है। पिछले 2 दिनों में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है पाकिस्तान के अंदर, जिसको मीडिया ने अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं किया और अपोजिशन ने भी उसका नोटिस नहीं लिया। वो ये है कि खुद आर्मी चीफ ने, जिसके पीछे छुप के हाइब्रिड वॉर का अपोजिशन के ऊपर मलबा फेंका जाता था, ये उन्हें वाशगाफ अल्फाज में कहना पड़ा अपनी तकरीर के अंदर के, और हुकूमत पे वाजे कर दिया कि हाइब्रिड वॉर को मुस्बत तनकीद से ना मिलाएं। इसका मतलब क्या है कि भाई आप हाइब्रिड वॉर के चक्कर में ऑपोजिशन को इंडिया का एजेंट डिक्लेयर ना करें और अल्फाज पे आप गौर करें। ऐसी तनकीद जिसका बहुत शोर और चर्चा लगे शायद एतबाद, मोहब्बत और हुब्बुल वतनी का नतीजा हो। लिहाजा ऐसी तनकीद पर तवज्जो देनी चाहिए। जहां तामीरी इस्लाह की जरूरत हो उसका जरूर जायजा ले। ये तनकीद दरअसल इस बात का सबूत है कि बहैसियत कौम हमें हालात का अदराक है और हम दुरुस्त लिफ्ट में जा रहे हैं। दूसरी बात जो उन्हें अपनी तकरीर में कहनी पड़ी, हुकूमती रवैये की वजह से और हुकूमत के नाजायज तरीके पे फौज के इदारे को अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करने की वजह से, वो ये थी कि हुकूमती टकराव के तनाजुर में ये बात उन्हें कहनी पड़ी कि वक्त है कि मुत्तहिद होकर अपनी तमाम सलाहियतों को बरूए कार लाकर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करें। अब यहां से आप आगे बढ़ें तो हाइब्रिड वॉर को जो आर्मी चीफ डिक्लेयर करते हैं वो ये है कि जी हाइब्रिड वॉर का हदफ अवाम और मैदान जंग इंसानी जहन है। हाइब्रिड वॉर का मकसद जो कि भारत ने हमारे पे लागू की है, पाकिस्तान में उम्मीद की फिजा को ठेस पहुंचाना और इस मफरूजे को तकवीयत देना है कि यहां कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अब ये मैंने उनकी स्टेटमेंट कोट की। अब मेरी गुजारिश जनाब इस वक्त आर्मी चीफ से भी ये है और हुकूमत से भी ये है कि कमजोर मईशत और बुरी गवर्नेंस जो होती है वो दहशतगर्दी के माहौल को साजगार बना देती है और हाइब्रिड वॉर में मुलव्विस दुश्मन को रास्ता देती है। मतलब जिस मुल्क की मईशत को तबाह किया जा रहा हो और जिसकी हुकूमत खुद गिरती हुई मईशत की जिम्मेदार हो, जिस हुकूमत की बैड गवर्नेंस से हुकूमत की रिट खत्म हो गई हो और हुकूमत चीनी के मसला पर नोटिस लेती है तो चीनी 50 से 105 रुपए की हो जाती है, आटा जो है वो 30 रुपए से पता नहीं कहां पहुंच जाता है। ना कोई गिरफ्तार होता है और ना कोई बरामदगी होती है। 200 से 300 अरब रुपए कौम की जेबों से निकाल लिए जाते हैं। महंगाई माफिया जो है उसने पूरी कौम को नाको चने चपवा दिए हैं। ऐसी सूरत में जब अवाम की जेबों पे डाके डाल रहे हो, हुकूमत जो है वो बेबसी और मायूसी का एक ऐलान बन के अवाम के लुटने के अमल को आगे बढ़ा रही हो, तो ऐसी सूरत में हाइब्रिड वॉर जो होती है उसका सबसे बड़ा हथियार चीनी माफिया होता है, सबसे बड़ा हथियार आटा माफिया होता है, सबसे बड़ा हथियार महंगाई माफिया होता है। और ये माफियाज का दनदनाते हुए इस मुल्क के अंदर फिरना वो इस बात का सबूत होता है कि हुकूमत वक्त जो है वो हाइब्रिड वॉर के अंदर रुकावट बनने के बजाय मुआवनत कर रही है। और ये मैं हुकूमत को, फौज को, तमाम इदारों को अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर, माजी का मेरा बहुत ज्यादा, मैंने ये दहशतगर्दी और इससे रिलेटेड इशू को देखा है। जब किसी मुल्क के अंदर गवर्नेंस ठीक ना हो, जब किस मुल्क के अंदर अवाम की सुनवाई ना हो, जब किसी मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना हो, तो वो मुल्क जो है वो दहशतगर्दों और हाइब्रिड वॉर के जो इनिशिएटर्स होते हैं उनके लिए एक जन्नत बन जाता है। Yes. और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन इंडिया की एजेंट नहीं,
बल्कि आटा माफिया, चीनी माफिया और महंगाई माफिया जो हैं वो इस वक्त इंडिया की एजेंटी भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम को भंभोड़ रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की मुस्तकबिल से मायूस कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में ये एक कौमी जिम्मेदारी बनती है हम सबकी कि हम लोग हुकूमत को इस चीज के बारे में वाजे कर दें कि ये बुरी हुकूमत, ये चोरी की हुकूमत, ये लूट मार की हुकूमत और वो हुकूमत जिसे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अनारकी की तरफ जाना पड़े, वो हुकूमत जो टाइगर फोर्स के जरिए, आइन से बालातर जरियों के जरिए मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने की कोशिश कर रही हो, हुकूमती इदारों के बजाय अपना काम वो जंगल के लोगों के हवाले कर रही हो, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप टाइगर फोर्स को मैदान में छोड़ देंगे तो मुल्क आइन और कानून की बालादर्शी से निकलकर जंगल बन जाएगा। इन तमाम कामों के लिए जो आपको समझनी है शायद हुकूमत को या उसके हुक्मरान को समझनी है, उसके लिए हुकूमती इदारे मौजूद हैं। तो लिहाजा ये जो हाइब्रिड वॉर का इस वक्त का एक चैलेंज है, उस चैलेंज का जवाब देने के लिए कौम को इत्तेहाद की और कौम को जो लूटने वाली और कौम को भंभोड़ने वाली और कौम को मायूस करने वाली फोर्सेस को रोकने के लिए वो तमाम इकदाम करने चाहिए, अपोजिशन को भी और पार्लियामेंट को भी और खुद मुल्की इदारों को भी, वो अदलिया हो या फौज हो या मुल्क का कोई भी कानून नाफिज करने वाला। ठीक है सर, ठीक है। वैसे सर मैं ये कहते हुए आगे चलता हूँ कायरा साहब की तरफ कि इंतज़ामिया का जो सबसे बड़ा ओहदा होता है वो वज़ीर आज़म का होता है, लेकिन अगर इंतज़ामिया नाकाम हो गई है रेट्स को बैलेंस करने में, आवाम को रिलीफ देने में, गवर्नेंस कायम करने में और ये सब्जियों और फलों और इन दालों और इनके दामों को मेंटेन करने में जो अब टाइगर फोर्स के जरिए कराया जा रहा है, तो जब इंतज़ामिया फेल है तो इसका मतलब है उसका चीफ खुद फेल है। कायरा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। कायरा साहब हमने एक चीज़ देखी है कि चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो इदारे हों, हर शख्स ये वो चीज़ पसंद करता है जो उसकी पसंद की चीज़ होती है, वो सुनना चाहता है, वही सुनना चाहता है जो उसको पसंद हो। ठीक है सर, अब मैं आपसे यहाँ पर आना चाहता हूँ सर, ये जो हाइब्रिड वॉर का जिक्र किया जा रहा है सर, ये हाइब्रिड वॉर को आप कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं? और दूसरी तरफ जो लोग इख्तिलाफ राय रखते हैं, जो आईनी और कानूनी तौर पर उनको अपने राय के इजहार करने का इख्तियार दिया जाता है और जो मुस्बत और तामीरी तनकीद करते हैं, उसको कैसे अलग करेंगे इससे सर? डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि मैं जहां तक मेरी इतनी समझ नहीं है, दुरानी साहब और आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, जहां तक मैं हाइब्रिड के तर्जुमे करता हूं या हाइब्रिड वारफेयर को समझता हूं, उसका मतलब यह है कि आज की दुनिया में ये जो आपके पास टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, प्रोपेगेंडा की जो मशीनरियां है, इनके जरिए आप लोगों के जहन मुसख्खर करते हैं और आप किसी मुल्क को मायूस कर सकते हैं, उसकी अवाम को अपने इदारों से दूर कर सकते हैं, इदारों के और अवाम के दरमियान फासले खड़े कर सकते हैं। ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, इसको इस्तेमाल करके जो वार लड़ी जाती है, जो जहनों को मुसख्खर करने की, उसको शायद हाइब्रिड वारफेयर कहा जाता है। हाइब्रिड वारफेयर में अगर हम ये समझते हैं तो फिर गौर कीजिए इस वक्त हमारे यहाँ बयानियां क्या है। हाइब्रिड वारफेयर का मुकाबला यकीनन करना चाहिए। आज तो दुनिया आलम के अंदर, अमेरिका और रूस के अंदर भी हाइब्रिड वारफेयर का मुकाबला हो रहा है, वो अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। ये हथियारों से बड़ी जंग है, कोई छोटी जंग नहीं है। लेकिन जिस रंग में हाइब्रिड वारफेयर को, लफ्ज को या कॉन्सेप्ट को हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, उससे मुराद ये है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त अपोजिशन खास तौर पे है, उसको मुर्द इल्जाम हुकूमत और कुछ लोग ठहराते हैं कि जी इस वारफेयर में अपोजिशन फौज को ब्लेम कर रही है। अपनी एजेंसियों को जब ब्लेम करती है तो जो लोग उस पर एतराज उठाते हैं वो बेसिकली हाइब्रिड वारफेयर के शिकार हैं और वो गैर ममालिक का या पाकिस्तान के दुश्मनों का बयानिया लेके चल रहे हैं। गौर कीजिए ये कितना खौफनाक बयानिया है। मसलन मियां नवाज शरीफ हिंदुस्तान का एजेंट है, आसिफ जरदारी हिंदुस्तान का एजेंट है, मौलाना फजलुर रहमान हिंदुस्तान का एजेंट है, फलां कौन सी जमात बाकी रह गई? कौन सी जमात रह गई? पीटीआई? क्या कहते थे फौज को खुद खान साहब? क्या आला किस्म के अल्फाज अदा करते थे
क्या वो 15 से 20 हजार लोग इकट्ठे कर देने वाली बातें थी? क्या जाके हिंदुस्तान के अंदर बयान फरमाते रहे? क्या जाके अमेरिका के अंदर बयान फरमाते रहे? छोड़िए, हम कह रहे हैं कि अगर आपको हाइब्रिड वारफेयर का लफ्ज इस्तेमाल करना है तो हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडे के लिए कीजिए। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे इदारों को सियासी अमल से दूर रहना चाहिए। सियासत में आएंगे, सियासत में रोल प्ले करेंगे, सियासत का हिस्सा बनेंगे, तो फिर सियासत की वजह से जो आपके ऊपर चीजें उछलेंगी, क्रिटिसिज्म होगा, वो बर्दाश्त करना होगा। इस वक्त क्या एतराज हो रहा है एजेंसीज पे या फौज पे? जो एतराज उठ रहा है वो क्या है? वो एतराज फकत इतना है, हमें अपनी फौज से प्यार है, हमें अपनी एजेंसीज से प्यार है। हम चाहते हैं कि दुनिया की बेहतरीन फौज और बेहतरीन एजेंसीज हमारी हो और सारी काबिलियतें इनके पास हो। जितने वसाइल हमारे हैं उन वसाइल के अंदर रहते हुए हम बेहतरीन वसाइल उनको फराहम करें, लेकिन उनको आइन से मावरा जो उनका रोल है, यानी सियासत के अंदर रोल अदा नहीं करना चाहिए। अगर वो सियासत में रोल अदा करते हैं, उन पे क्रिटिसिज्म होगा। कोई फर्द करेगा, कोई सरबराह करेगा, कोई एजेंसी करेगी, उस पे क्रिटिसिज्म होगा। अब मेरी जबान बंद करेंगे, दुरानी साहब बोल पड़ेंगे, इनकी जबान बंद होगी, कोई तीसरा बोल पड़ेगा, ये तो लोग बोलते रहेंगे। और आज के इस कम्युनिकेशन के इनकलाब के दौर में आप जबानें बंद नहीं कर सकते। आप एप्स कितनी बंद करेंगे? में बाकायदा लड़ना है तो फिर जो पाकिस्तान जमात, मत बनिए सियासत का हिस्सा, ताकि आपके ऊपर यह तनकीद ना हो। और अगर आप ये समझते हैं कि सियासत के ऊपर ये तो जो आपका मदाखलत है उसके ऊपर तनकीद को रोक दिया जाएगा, ये कह के कि ये हाइब्रिड वारफेयर का शिकार है, तो ऐसा नहीं होना। मेरी दानिश में, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है। फिर लोग जस्ट तनकीद जरूर करेंगे, दुनिया की तारीख को देख के, दुनिया के असलूब को देख के, दुनिया के तजर्बों को देख के वो तनकीद करेंगे, ताकि हमारा इदारा सियासत के अंदर मदाखलत से परे रहे। फिर कोई वारफेयर का इशू नहीं है। हाइब्रिड वारफेयर में सारी कौम अपनी फौज और अपनी गवर्नमेंट के साथ होगी और हम उस वारफेयर में दुश्मन का मुकाबला उसी तरह करेंगे जिस तरह अमली जंग के अंदर या हाइब्रिड वारफेयर के अलावा जो फिजिकल वारफेयर है, उसमें जब कौम अपनी फौज के साथ खड़ी होती है तो ही वो जंग जीतती है। हाइब्रिड वारफेयर में भी तभी हम कामयाब होंगे जब कौम का एतमाद अपने इदारों के साथ होगा। और उसका इलाज सिर्फ एक है कि आप आइन के तहत काम करें, सियासत के मदाखलत से बाज रहें और हुकूमतों और अपोजिशन को, जमातों को और सियासी अमल को चलने दें और पार्लियामान को अपने फैसले करने दें। ये बड़ा सिंपल असूल। ठीक है सर। मैं जरा मोहम्मद हफीज दुरानी साहब, मेरे पास बिल्कुल 2 मिनट रह गए। सर, बातें तो सब आइन की करते हैं, लेकिन आइन पे अमल दरामद कोई नहीं करता। क्या कहेंगे सर इस पे? 2 मिनट है सर। देखें जनाब, आइन पे अमल दरामद करना जो होता है वो अपने अख्तियार को आइन के हवाले करने का नाम है। और हम जो है हर जहन के अंदर एक छोटा सा आमर बैठा हुआ है और हमारा पॉलिटिकल निज़ाम जो पूरा है, और बल्कि हमारा जो पूरा सिस्टम इस वक्त चल रहा है, उसके अंदर छोटे छोटे बुत जो हैं वो हर बाजू के अंदर छुपे हुए हैं और वो उसमें से चंद लम्हे के बाद निकल आते हैं। इस वक्त का जो तकाजा है डॉक्टर साहब, आइन की बालादस्ती का, कानून की बालादस्ती का, वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अगर समझ आना चाहिए तो वो मौजूदा हुकूमत को समझ आना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन ने बहुत ताउन किया है इस हुकूमत के साथ, बहुत रास्ता दिया है। लेकिन इस वक्त जहां पर ये मुल्क पहुंच गया है और जहां पर इस मुल्क की मईशत पहुंच गई है, जहां तक इस मुल्क के अदारों को बदनाम कर दिया खुद हुकूमत ने। मैंने जिसकी तरफ निशानदेही की है कि आर्मी चीफ को खुद बोलना पड़ा, इसलिए कि इदारे को उस हद पर लेके जाया गया था जहां पर इदारे ने रिएक्ट किया। करना चाहिए, आइन कानून क्या है क्या नहीं है, सियासतदान बहुत बड़े हैं, सियासतदानों के भी रवैये हमारे सामने है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में इस वक्त अगर कौमी यकजहती की जरूरत है तो उसके लिए मौजूदा हुकूमत उस कौमी यकजहती के किरदार को अदा करने से कासिर है। वो उस किरदार की हैयत को समझने से भी काफिर है और उसके जो क़यादत है और आइन की बालादस्ती तो दूर की बात है, कानून और आइन की ABC को भी नहीं जानती। ठीक है, अच्छी हुकूमत तो क्या, वो हुकूमत करने के
तरीकों को भी नहीं जानते। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। आखिरी जुमला कहते हुए दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा कि जब आपकी माँ बीमार हो, बिस्तर पे लेटी हुई हो और आपके पास दवा का पैसा ना हो, जब आपके बच्चे स्कूल जाने की पोजीशन पे हों लेकिन आप उनको स्कूल ना भेज सके हों, और जब गुर्बत के मारे आप 6 दिन के भूखे हों, तो फिर हाइब्रिड वॉर वगैरह नहीं देखा जाता है। फिर यही चीज़ जब यहाँ पे दीन नहीं देखा जाता है, इस्लाम नहीं देखा जाता है, और अपने अक़दार नहीं देखे जाते हैं, फिर वहाँ हाइब्रिड वॉर क्या देखा जाएगा। आज हमारे मुल्क में गुर्बत की और बेरोज़गारी का ये हाल है। ये अगर दुरुस्त नहीं हुआ तो ये तो सबसे बड़ी तबाही लाएगा, और सबसे बड़ी तबाही है यही दुश्मन हथियार बनाएगा दहशतगर्दी के लिए। तमाम दोनों मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।